हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक कश्ती को दिखाते हुए, जिसके ऊपर कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए एक छोटे से टापू की तरफ बढ़ रहे हैं कि तभी अचानक से उन्हें आसमान से कुछ गिरते हुए नजर आता है जो किसी मेट्रॉइड जैसा लग रहा था। लेकिन कैप्टन को लगा कि यह शायद किसी ने फ्लेयर छोड़ी है, तो किसी को मदद की जरूरत है और इसीलिए वो लोग उसी दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन ये चीज़ उनके लिए इतनी भयानक हो सकती है उन्होंने कभी सोचा नहीं था। दरअसल जब वो वहाँ गए तो कोई अज्ञात चीज़ उन्हें बार बार पानी में खींच ले रही थी। ये शार्क या कोई मछली तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो इतनी ऊपर तक नहीं पहुँच सकती। ज़रूर कुछ तो ऐसा है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। अगर देखा भी होगा तो सदियों पहले की बात होगी। अब जितने भी लोग उस कश्ती पर थे उन्होंने उस चीज़ को तो देखा, लेकिन वो इस लायक ही नहीं बचे कि किसी और को इस चीज़ की जानकारी दे सके, क्योंकि कोई अब बचा ही नहीं इस दुनिया में। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है ओशो नाम के शख्स पर, जो कि हमेशा नशे की हालत में रहता है। हालांकि वो था तो इस टापू का डिप्यूटी इंचार्ज, लेकिन फिर भी उसके लिए शराब पीने वाली आदत छूटी नहीं रही है। और आज उसे एक नए ऑफिसर को लेने के लिए जाना था जिसका ट्रांसफर इस आइलैंड पर हुआ था। वो लीजा थी जो ओशो से एकदम पलट थी। उसका बर्ताव बहुत ही हंसमुख और चुलबुल टाइप था, लेकिन ओशो उसके सवालों का कोई जवाब ढंग से नहीं देता, बस हर बारी उसे चुप रहने के लिए बोलता रहता है। अब पुलिस स्टेशन पर जाने पर लीजा की मुलाकात हेड से होती है, जो थोड़े तमीज़दार थे, जो उसे कहते हैं कि उन्हें कुछ काम के लिए टापू से बाहर जाना होगा और इसलिए उसने उसे ये अर्जी देकर बुलाया ताकि वो इस छोटे से टाउन का ख्याल रख सके। लीजा उसकी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करती है, पर ओशो अपने हेड की करतूत से खुश नहीं था। उसका कहना था वो था तो यहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए। फिर लीजा को क्यों बुलाया गया तो हेड ने कहा कि तुम हमेशा नशे में ही रहते हो, मुझे तुम्हारे काम पर भरोसा नहीं है। ओशो ने भी ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि वो उसका सीनियर था। अगर उसकी सनक गई तो उसे काम से ही निकाल देगा। वहीं दूसरी तरफ हम दो मछुआरों को समुद्र किनारे देखते हैं, जिसमें से एक दूसरे वाले को बताता है वो आज कुछ पकड़ कर लाया, जो देखने पर बहुत ही अजीब, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। दूसरा वाला चेक करने गया, तभी वो जो कुछ भी था उसके ऊपर एक लिक्विड स्प्रे किया। वो जहरीला नहीं था, इसीलिए उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर मछुआरा पकड़ कर लाया था। उससे लगता है कि हो सकता है कि कोई कीमती जानवर हो या फिर मछली हो, इसीलिए वो उसे ले जाकर अपने घर के वॉश बेसिन में डाल देता है ताकि वो पानी में जिंदा रह सके। इस तरह कुछ लोगों ने गौर किया समुंदर से बाहर आकर कुछ शार्क मरी पड़ी हैं, जो बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि यहाँ इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए लीजा और ओशो चेक करने के लिए जाते हैं। उनके साथ एक डॉक्टर भी था जो पहले ही वहाँ पहुँच चुका है, जो इन्हें बताता है कि ये शार्क आज नहीं बल्कि कई दिन पहले ही मर चुकी हैं। वो उन्हें उनके शरीर पर लगे घावों को दिखाता है, जो असल में पत्थरों के टकराने से आए थे। इनके कारण इनकी मौत हुई, पर ओशो को ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि ये कोई मामूली मछलियां नहीं थी, ये शार्क है। इन्हें कई किलोमीटर दूर से ही पता चल जाता है कि आगे क्या आने वाला है। ऐसे में क्या एक साथ इतने पत्थरों से कैसे टकरा सकती है वो, और आज से पहले तो ये कभी नहीं हुआ। इसके बाद वो लीजा को लेकर एक शख्स के पास जाता है जो वहीं क्रेन का काम किया करता है। उसके पास कई और भी सारी क्रेन थी, इसीलिए ओशो उससे कहता है तुम जाकर समुद्र किनारे जितनी भी शार्क मरी पड़ी हैं उन्हें उठा कर लाओ। वो अपने साथियों के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। उन्होंने जल्दी जल्दी सभी काम को ख़त्म कर लिया और अपने घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन अहम मौके पर इन्हें याद आया कि एक सामान तो वहीं रह गया। इसीलिए जो हेड होता है वो अपने एक आदमी को भेजता है जो जाकर उस सामान को वापस लाने लगा, और तभी उसे वहीं पास में कुछ अंडे दिखे जो बहुत ही अजीब से थे। इसीलिए वो उसे बाहर निकालने की कोशिश में लग गया, तभी उसे कोई चीज़ समुंदर में खींच ले गई। ना ही हम देख पाए, ना ही वो खुद देख पाया कि ये क्या था। अब कार में बैठे उसके हेड उसी का इंतज़ार में बैठे बैठे शाम कर देते हैं, लेकिन अभी भी वो नहीं आया। इसीलिए वो खुद बाहर आया और उसे देखने के लिए कि आखिर वो कहाँ चला गया, लेकिन वो उसे वहाँ कहीं दिखाई नहीं दिया। इधर हम एक होटल के नीचे बने बार को देखते हैं, जहाँ ओशो कभी कभी ड्रिंक करने के लिए आया करता है। उसी होटल में लीजा भी रुकी थी, क्योंकि अभी उसके पास रहने का कोई साधन जो नहीं था। जब उसने ओशो को यहाँ ड्रिंक करते हुए देखा तो उसे बड़ा ही अजीब लगा, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही ऊपर चली गई। इस दरमियान हम उसी बार में मौजूद उस मछुआरे को भी देखते हैं जो ओशो की तरह भयंकर नशे में था। वो उसे आकर बताता है कि उसे समुंदर में कुछ दिन पहले एक अजीब सा जानवर मिला जो शायद विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन वो मेरे हाथ लग चुका है, तो मैं उसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। उसकी ये सारी हरकतें ओशो को झूठी लगती है, क्योंकि इतने नशे में कुछ भी बके जा रहा है वो। एक और शख्स को हम देखते हैं जो कि दूसरा मछुआरा था। वो अपने घर में सो रहा होता है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है।
बाहर तेज बारिश हो रही है और इस मौसम में न जाने कौन आ गया हो। यहाँ उसके दिमाग में चल रहा था, पर फिर भी उसने गेट को खोला तो देखा कि वहां पर एक बूढ़ा शख्स लटका हुआ है किसी चीज को पकड़कर। यह दृश्य बेहद ही डरावना था, इसीलिए वो अपनी पत्नी को बुलाता है देखने के लिए। उसने भी जब ये देखा तो वो डर गई कि अरे ये क्या कर रहा है। अब वो शख्स बाहर देखने गया कि आखिर उसे हुआ क्या है, तभी कोई चीज आकर उसे ऊपर खींच लेती है, जिस चीज को देखने के बाद उसकी बीवी की तो हालत टाइट हो गई कि आखिर वो था क्या। उसने फौरन अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए ताकि वो जो कुछ भी था उसे घर में ना आ सके, लेकिन यहाँ हम उसकी परछाई को देख सकते हैं वो किस कदर विशाल और भयानक था। वो जो कुछ भी था उसने उसे देख लिया और अब बार बार उसी की आवाजें सुनाई दे रही है, साथ में उसके पति की चीखने की भी, जिसे सुनने के बाद वो फौरन अपनी सारी खिड़की दरवाजों को बंद कर देती है ताकि वो अंदर ना आ सके। इस बीच उसकी नज़र चिमनी पर पड़ी जहाँ का रास्ता ऊपर से खुला है, हो सकता है कि वो ऊपर से आ जाए। उसने चिमनी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो जो कुछ भी था उसने उसी चिमनी से खींच लिया और अपने साथ ले गया। यानी कि दोनों पति पत्नी एक ही रात में बिना किसी सबूत के वो अपने साथ उन्हें ले गया। किसी को देखने पर पता ही नहीं चलेगा कि ये दोनों कहाँ गायब हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ हम उसी मछुआरे को देखते हैं जो अपने साथ उस अजीब सी चीज को लेकर आया था। उसे वापस देखने के लिए जब वो वॉशरूम में गया तो देखा कि वहां पर हर तरफ बस लिक्विड जैसा कुछ चिपका हुआ है। वो चीज अपनी जगह पर नहीं है, तभी अचानक उस पर हमला होता है। जब उसने अपनी नजरें उठाई तो देखा कि दीवार पर वही जानवर चिपका हुआ है जो किसी ऑक्टोपस जैसा लग रहा है। ये देख वो मछुआरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ऐसा कुछ उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो अजीब सा रेयर ऑक्टोपस उस पर हमला करने का सोचता है, लेकिन उससे पहले ही वो मछुआरा उसे मारकर गिरा देता है। अगले दिन हम लीजा को देखते हैं जो नीचे आकर ओशो के बारे में काफ़ी कुछ पूछती है क्योंकि अब उसे कल रात के बाद से न जाने उसमें इंटरेस्ट आने लगा है। वो जानना चाहती है क्या उसकी पत्नी है। वो बार ओनर बताती है कि नहीं, वो हमेशा अकेले ही रहता है। इतने में ओशो के पास उसी मछुआरे का कॉल आता है। वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है जो उन्हें बताता है ये कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि इसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा। ये ऑक्टोपस का म्यूटेंट वर्जन है जो इतने बड़े होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये खून और पानी दोनों पी सकते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए, और इस बात का अंदाजा तुम इसकी जीभ देखकर लगा सकते हो। देखो ये अंडा, देखो ये मुझे समुद्र किनारे मिला, इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही प्रकार के जानवर है, तो हो सकता है कि ये इसी का अंडा हो। अब समुद्र का नाम सुनकर ओशो का वो बंदा याद आ जाता है जिसे उसने उन शार्क को उठाने के लिए भेजा था। अभी तक उसने कुछ बताया नहीं, इसीलिए वो लीजा को लेकर सीधा वहीं गया। जब वहां पहुंचा तो उस बंदे की कार वहीं लावारिस ऐसे ही खड़ी थी। जो बात उसे ठीक नहीं लगती वो आसपास देखना शुरू करता, तब उन्हें वही घर दिखा जिसमें वो पति पत्नी रहा करते थे। अंदर झांकने पर उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, इसीलिए लोग छत के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जिस दरमियान ओशो को वहीं सुगंध आती है जो उस क्रिएचर से आ रही थी। इतने में लीजा को कुछ फटे हुए कपड़े मिलते हैं जो चिमनी से चिपके हुए थे, तो वो उन्हें खींचना शुरू कर देती है। इतने में अचानक उसके मुंह पर आकर उसी आदमी का कटा हुआ सर गिरता है, जिसे लेकर वो भाग गया। इस चीज से वो और ज्यादा डर जाती है और ये सब क्या है, ओशो भी हैरान था क्योंकि आज से पहले उसने ये कभी नहीं देखा था। ये लोग सर को फौरन डॉक्टर के पास लेकर गए जो ये बताने से इनकार कर देता है ये कब मरा था, क्योंकि ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, वो इतना जरूर बता सकता है कि ये जरूर किसी शैतान का काम है जो बहुत ही बड़ा आकार में है। अभी ओशो के पास उस मछुआरे की कॉल आई जो उसे अपने घर आने को कहता है। ये लोग जब वहां पहुंचे तो देखा उस मछुआरे के वॉशरूम का गेट टूटा हुआ है और बाथ टब बाहर पड़ा हुआ है। उसने बताया जो क्रिएचर वो लेकर आया था उसने रात में अंडे दिए थे और अभी मैं जब अंदर गया तो वो अंडा गायब है। हो सकता है कि वो कोई बड़ा वाला क्रिएचर आया हो जिसने मेरे घर की दीवार को तोड़ा और उस अंडे को लेकर भाग गया हो। अब ये दोनों वापस लैब में जाते हैं जहां इन्होंने इस छोटे वाले क्रिएचर को रखा था। मछुआरा कहता है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर वो जिस अंडे को लेकर गया था अगर वो बड़ा हो गया तो हो सकता है कि वो बहुत ही बड़ा प्रलय आ जाए। इसीलिए हमें कुछ करना होगा। मुझे एक जगह पता है जहाँ पर इनकी एक क्वीन रहती है जो इन अंडों को संभाल कर रखती है और हमेशा उनका ख्याल रखती है। इतना कहने के बाद वो इन दोनों को उसी जगह पर लेकर जाता है, लेकिन खुद अंदर नहीं जाता, सिर्फ यही दोनों जाते हैं। वहां पहुंचकर इन्हें उसी कैप्टन के कपड़े मिले जिसकी कश्ती शुरुआत में डूब गई थी, यानी कि उन्हें भी इसी ने मारा था। अब ये कुछ और अंदर जाते हैं तो इन्हें वहां पर कुछ अंडे मिले जिन्हें उठाने पर एक टूट गया जिससे हल्की सी आवाज हो जाती है। तब क्वीन जाग जाती है और इन पर हमला करती है, लेकिन ये दोनों बचकर भाग आते हैं और वो नहीं आ पाती क्योंकि वो दिन की रोशनी में बाहर नहीं आ सकती और इसीलिए इनकी जान बच गई। पर इन्हें अब उसकी कमजोरी का पता लगाना था, इसीलिए फिर लैब आए। उस क्रिएचर के ऊपर टेस्ट करने लगते हैं कैसे वो मर सकता है या फिर किसी भी तरह करके उसकी कमजोरी के पता लगा सकते। इन्होंने उसे आग के हवाले भी कर दिया। जैसे ऊपर पानी पड़ा वो ठीक हो गया।
और तभी उसने अचानक ओशो पर हमला बोल दिया, लेकिन सही समय पर उसने खुद को आज़ाद कर लिया। तब मछुआरे ने एक बड़ी काम की बात बोली, जब उस रात इसने मुझ पर हमला किया तो मैं शराब के नशे में था और इसीलिए काटते ही मुझे कमज़ोर पड़ गया। यानी कि जो शराब पीते हैं उसे काटने पर ये कमज़ोर पड़ सकता है। अब ये बार के ओनर के पास जाकर उसे मदद मांगते हैं और कहते तुम्हें किसी भी हाल में आज पूरे टाउन को लोगों को शराब मुफ्त में पिलानी होगी और जितना हो सके उतनी पिलाओ, क्योंकि हमारा आइलैंड पर एक क्रिएचर ने हमला किया है जिसे सिर्फ आज तुम्हारी शराब ही बचा सकती है। लेकिन ध्यान रहे किसी को पता ना चले इस बारे में। वो मान गया। फिर हमने देखा कि इन लोगों ने लीजा को शराब पिला दी, लेकिन आज उसने भी पी ली। फिर उसके ब्लड को जानबूझकर इन्होंने उस क्रिएचर के बच्चे को पिला दिया जो पीते ही मर गया। अब इसे ये नहीं पता चल जाता है कि वो कैसे मरेगा, इसीलिए सभी रात होने से पहले जितनी भी लोग जहाँ जहाँ थे उन सभी को जाकर बता देते हैं कि बार में फ्री शराब बट रही है। इसीलिए सब लोग भागते हैं। आज दरअसल तूफान आने वाला है जिसके साथ बारिश भी होगी, तो पूरा चांस है कि वो अपना हमला करेगा। ये सभी पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। जिसके पास जो कोई हथियार था सब ने वो अपने पास रख लिया। तो वहीं बार में सभी उस नशे में फुल थे। इधर बाहर लीजा इतनी ज़्यादा पी लेती है कि वो उसी के सामने सब कुछ बोल देती है कि वो कितना उसे लाइक करती है। उसे हालांकि ओशो कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसे नशे में। वहीं दूसरी तरफ हम बार में देखते हैं जहाँ एक आदमी को टॉयलेट जाना था। वॉशरूम में कोई होता है पहले से, इसीलिए वो बाहर करके निकल गया। उसी समय बाहर तेज बारिश हो रही थी जिसके कारण छोटे छोटे क्रिएचर अंडों से बाहर आ जाते हैं और उसी आदमी पर हमला कर देते। हालांकि उनसे तो वो बच जाता है, लेकिन जो बड़ा वाला होता है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है। इतने में वहां पर ओशो और लीजा भी आ गए, लेकिन जब उन्होंने उस बड़े वाले को देखा तो दंग रह गए, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें इसके साथ। लीजा ने गलती से कार के सायरन को बजा दिया जिससे वो उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन चालाकी से वो दोनों बार में घुस आए। लेकिन वहां भी बुरी खबर मिली। ओनर से पता चला कि अब शराब खत्म हो चुकी है, उन्हें कहीं और से शराब लानी पड़ेगी, लेकिन अभी वो वहां नहीं जा सकते। इसीलिए ओशो सभी को ऊपर जाने को कहता है, लेकिन सभी हैरान थे कि आखिर वो उन्हें ऊपर क्यों भेज रहा है। अभी भी ओशो ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब बाहर खड़े नशे में धुत डॉक्टर को वो क्रिएचर उठाकर फेंक देता है तो सभी को समझ में आ जाता है कि माजरा क्या है। सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, लेकिन ओशो उन्हें समझाता है कि आप सभी ने शराब पी है, इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं करेगा, पर मैंने नहीं पी इसीलिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, वरना सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। पर लीजा उसे एक आइडिया देती है, मैंने यहीं पास में एक साइड कुछ क्रेन देखी है, अगर मैं वहां जाकर उस क्रेन से उन क्रिएचर को रोक लूं तो कुछ ही देर में सनलाइट आ जाएगी जिससे वो मर जाएंगे और साथ में उसके अंडे भी मारे जाएंगे। आइडिया तो था अच्छा, लेकिन इसे करना उतना ही खतरनाक था, क्योंकि नीचे हर तरफ वो छोटे छोटे क्रिएचर फैले हैं जिससे बच पाना आसान नहीं था। लेकिन लीजा हिम्मत करके नीचे जाती है, फिर उसके पीछे पीछे जाता है। दोनों ही अब उस साइड पर पहुंच जाते हैं जहां ओशो उस क्रिएचर को अपने करीब बुलाता है ताकि उसे जला सके, लेकिन उससे पहले वो उसे अपने टेंटिकल से पकड़कर गिरा देता है। पर सही समय पर लीजा उसे क्रेन के नीचे दबा देती है, पर अभी भी वो अपने टेंटिकल से ओशो पर हमला करता ही रहता है। लेकिन उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी, वो उसके ऊपर गिरा देता है जिससे वो उसे छोड़ देता है। तभी लीजा वहीं रखे पेट्रोल में आग लगा देती है, जिससे वहां एक जोरदार धमाका होता है जिसमें सबके सब मारे जाते हैं। जो कुछ बचे रहते हैं वो कुछ ही मिनटों बाद सूरज की रोशनी से पड़ते ही मर जाते हैं। सुबह लीजा और ओशो अपने घर वापस लौट आते हैं, पर रास्ते में दोनों ही अपने प्यार का इजहार करते और वो भी होशो हवास में। जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।